इसमें हम सर सैयद अहमद खान की सर्विसेज के बारे में देखेंगे। और पहले जो पार्ट था उसमें हमने इंट्रोडक्शन किया कि सर सैयद अहमद खान कौन था, और उसकी बुनियादी तालीम और करियर, उसी हवाले से हमने पढ़ा। इसी पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि उसके आइडियाज़ क्या थे, उसके सर्विसेज क्या थे, और कौन कौन से खिदमत उसने मुसलमानों के लिए सर अंजाम दिए थे। तो परसों मैं बात कर रहा था अबाउट ट्रिनिटी, ट्रिनिटी ऑफ आइडियाज। तो इसमें क्या है कि ट्रिनिटी, सर सैयद अहमद खान के तीन आइडियाज थे, या उनके सोच इन तीन चीजों के इर्द गिर्द उसकी सर्विसेज घूमती है। जिसमें वो कह रहे कि मुसलमानों को कि ए पॉलिटिकल हो, ठीक है, सियासत से दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। क्यों पॉलिटिक्स से दूर रहना है? क्योंकि पॉलिटिक्स में क्लैश के चांसेस है ब्रिटिशर्स के साथ। जब आप पॉलिटिक्स करते करते हैं मुसलमान, तो इट मीन्स दे विल स्ट्रगल फॉर रिवाइवल ऑफ इस्लामिक स्टेट। तो उसी के लिए पॉलिटिक्स होगी, ठीक है। और जब वो दोबारा इस्लामिक स्टेट को बहाल करने की कोशिश करेंगे, इसी के लिए वो सियासत करेंगे, और यही इनकी ऑब्जेक्टिव हो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, के मुसलमानों की ग्लोरी, उसकी पास्ट दोबारा रिवाइव हो। तो उस सूरत में उनका क्लेश आ जाएगा अंग्रेजों के साथ, ठीक है। इसलिए सर सैयद अहमद खान कह रहा था कि पॉलिटिक्स से दूर रहो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि क्लैश हो बिटवीन मुस्लिम्स एंड ब्रिटिशर्स। और वो ये भी समझ रहा था कि मुस्लिम्स आर नॉट इन अ पोजिशन टू डिफाई द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज द ब्रिटिशर्स आर वेरी वेरी, दे वर वेरी स्ट्रोंग, एंड उसके अलावा वो साइंस में भी बहुत ज़्यादा आगे थे ब्रिटिशर्स। साइंस टेक्नोलॉजी में दे वर फार एडवांस फ्रॉम देन मुस्लिम्स, सही है, ऑफ इंडिया। और जबकि मुसलमान जो इंडिया के थे, वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, मॉडर्न एजुकेशन में बहुत पीछे थे। इस दौर में अगर वो, जब साइंस टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं थी, और आज भी इतनी खास तो नहीं है, इस सूरत में अगर वो सियासत करेंगे, दोबारा मुगल एम्पायर को खड़ा करने की सोचेंगे भी, तो इट मीन्स ये उनका नुकसान होगा। तो इसलिए सर सैयद अहमद खान कह रहा था कि सियासत से दूर रहो। प्लस अगर वो ज्यादा एनर्जी अपना सियासत में जाया करेंगे, सारी एनर्जी यहाँ वेस्ट करेंगे, तो जो मेन मकसद सर सैयद अहमद खान का था कि मुसलमान सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन ही से ही कामयाब हो सकते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी ही उसकी कामयाबी की गारंटी हो सकती है। तो इसलिए वो जब सियासत में रहेंगे तो वो एजुकेशन से दूर रहेंगे, और प्लस उसकी लॉयल्टी भी कंप्रोमाइज होगी। तो इस सूरत में वो जो है आगे नहीं बढ़ सकेंगे। दूसरा उसकी बात थी, उसकी दूसरी बात थी एजुकेशन की, मॉडर्न एजुकेशन की, ठीक है। इन मॉडर्न एजुकेशन इट मीन्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, फिलोसफी, मैथमेटिक्स वगैरह, ये जितने भी मॉडर्न सब्जेक्ट्स है, सर सैयद अहमद खान समझता था कि मॉडर्न साइंसेस जो है वो सिर्फ ही मुसलमानों की कामयाबी की जमानत है, ठीक है। मॉडर्न एजुकेशन से मुसलमान क्या होंगे? उसके कॉन्फिडेंस में, उसके मॉडल, उसके कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा इसी से, ठीक है। वो काबिल रहेंगे कि वो ब्रिटिशर्स, या खास तौर पर कम अज कम तो हिंदू का मुकाबला कर सकेंगे मुख्तलिफ मैदानों में। साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी इसलिए उनके लिए ज़रूरी है। थर्ड, लॉयल रहो ब्रिटिशर्स का, ठीक है। अगर आप लोग ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने की कोशिश करोगे, इफ़ यू वांट टू फाइट, या रिवॉल्यूशन लाने की दोबारा कोशिश करोगे, तो इस सूरत में फिर ब्रिटिशर्स जो है वो तो जीतेंगे, क्योंकि उसके पास ताकत है, दे आर पावरफुल एंड दे आर मच equipped than Muslims of India. So they will again suppress the Muslim। किस तरीके से? उसके लैंड्स जिस तरह पहले से कब्जाए थे, ठीक है, मुख्तलिफ लोगों से ज़बरदस्ती उसके अपने ज़मीनों से निकाल दिए गए थे। जो ट्रेडिशनल मुस्लिम्स नवाब्स थे, उनसे उनकी जो टेरिटरी, या जो भी उनकी एरियाज थे, ठीक है, ज़मीन, टेरिटरी, या उसका जो स्टेट था, वो लिए गए। मुसलमानों को
नौकरियों से निकाला गया 1857 के बाद। ठीक है, तो इस सूरत में मुसलमानों को ही लॉस हुआ। तो इसलिए सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि आपने कभी मुकाबला नहीं करना है अंग्रेज का, क्योंकि आप इसके काबिल नहीं हो और आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो। तो इसलिए सबसे पहले तालीम लो, तालीम जब आपके पास आएगी तो फिर उसके बाद फिर आपने सोचना है। ठीक है, और प्लस इस चीज़ पर भी उसने क्रिटिसाइज किया कि मुसलमान जो है वो अपने माजी के ख्यालों में खोए रहते हैं। ठीक है, जैसे आजकल भी है कि हम ये कर रहे थे, हमने कस्तूनतुनिया के ऊपर हुकूमत की, ये किया वो किया। तो सर सैयद अहमद खान इस चीज का भी खिलाफ था। वो मुसलमानों को कह रहा था कि जो हो गया सो हो गया, अब फ्यूचर को देखो, माजी को भूल जाओ। माजी में जो आपने किया तो सो किया, लेकिन अब फ्यूचर की तरफ आप लोग ध्यान दो। फ्यूचर के लिए लाजिमी है कि आपकी अच्छी फ्यूचर हो, तो उसके लिए लाजमी है मॉडर्न एजुकेशन। तो उसकी सारी जिंदगी ही इसी एजुकेशन की तरफ थी। अच्छा, ये तो इसका बुनियादी सोच था कि मुसलमानों के लिए, कि इस ही सोच के मुताबिक ही मुसलमान आगे बढ़ सकता है, अकॉर्डिंग टू सर सैयद अहमद खान। लेकिन ना सिर्फ उसने बताया, नॉट ओनली स्पोक अबाउट लॉयल्टी एजुकेशन, बट ही आल्सो सर्व द मुस्लिम्स। मुख्तलिफ तरीके से इसने मुसलमानों को भी सर्व किया था। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इसने बनाए थे। ठीक है, तो उसने सर्विसेज भी दिए। हम आगे जाते हैं तो उसमें हम फिर इसके बारी बारी इसके सर्विसेज की भी बात करते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से उसने कौन कौन से इदारे बनाए अपनी ज़िंदगी में मुसलमानों के लिए, ताकि मुसलमान कामयाबी हासिल करें। ठीक है, तो आगे जब हम जाते हैं तो इसके एजुकेशनल सर्विसेज के बारे में जब हम बात करते हैं, सर सैयद अहमद खान ने एजुकेशनल सर्विसेज के लिए मुरादाबाद में मदरसा बनाया था 1859 में। ठीक है, और फिर उसके बाद 1863 में गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद भी रखी थी। और इसके अलावा मदरसा गाजीपुर भी था एक नाम, मोहम्मदन एंग्लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी उसने बनाए थे। इसके अलावा मुसलमानों के लिए आल मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की भी बुनियाद रखी। और इस तरीके से उसके जो ऑर्गेनाइजेशन था और उसके जो खासतौर पर एजुकेशनल सर्विसेज, उसको ही हम लोग कहते हैं ये अलीगढ़ मूवमेंट था सर सैयद अहमद खान की। क्योंकि वहाँ पे ही अलीगढ़ से फिर वहाँ यूनिवर्सिटी बनती है। ठीक है, 1859 पर्शियन स्कूल, सही है, पर्शियन में वहाँ पढ़ाया जाता था। ठीक है, जिसमें ज़्यादातर 90% मॉडर्न तालीम दिया जाता था, जबकि इस्लामी तालीम भी दिया जाता था, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी थी वो कम थी। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन 90% ही फोकस ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, से साइंस और टेक्नोलॉजी वहाँ पर पढ़ाई जाती थी, ताकि मुसलमान के बच्चे तैयार हो और वो फ्यूचर में साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए आगे बढ़े। साइंटिफिक सोसाइटी की भी बुनियाद उसने रखी 1863 में। ठीक है, 1859 में मुरादाबाद, फिर गाजीपुर में भी एक बनाया इसने। ठीक है, और साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद इसने रखी गाजीपुर में। अब साइंटिफिक सोसाइटी का काम क्या था कि इसके पास पूरी एक कमेटी होती थी। ठीक है, एक ग्रुप होता था, ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स अंडर सर सैयद अहमद खान, जिसका काम यही होता था कि वो जो वेस्टर्न बुक्स है, खासतौर पर जो इंग्लिश में लिखी गई मटेरियल है, उसको कन्वर्ट कर दें इनटू वर्निकुलर लैंग्वेजेस, लोकल जितने भी लैंग्वेजेस है, खासतौर पर उर्दू में। ठीक है, इंग्लिश के बुक्स को उर्दू में ट्रांसलेट करना साइंटिफिक सोसाइटी का काम था, जिसमें कई लोग काम कर रहे थे। अच्छा, अगर कोई बात कर रहे हैं तो मैं नहीं सुन रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने माइक लगाई है, इसलिए अगर कोई बात हो तो आप मैसेज करें प्लीज। ठीक है, मैसेज के जरिए मेरे साथ बात कर सकते हैं। तो वही काम था। अब ये उर्दू में इसलिए ट्रांसलेट किया गया क्योंकि सर सैयद अहमद खान हिमसेल्फ वाज मच अफेक्टेड बाय द वेस्टर्न एजुकेशन एंड ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ वेस्टर्न स्कॉलर्स। सही, उन स्कॉलर से वो खुद ही मुतासिर था, उनके सोच से, वो अपने टाइम में जो थे उनके पास। ठीक है, तो उन स्कॉलर से, उनके सोच से वो बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुआ था। तो इसलिए वो चाह रहा था कि वो जो सोच रहे, जो चीज़ों को वो लोग एनालाइज कर रहे वेस्टर्न स्कॉलर्स,
स्पेशली वो लोग जब बात करते हैं तो लॉजिक और रीजन के जरिए बात करते हैं, साइंटिफिक प्रूफ के जरिए बात करते हैं। इस चीज से जो है वो सर सैयद अहमद खान बहुत ज्यादा मुतासिर था। सो वो चाह रहा था कि ये जो इनके वर्क्स है या जो इनके काम है, जो बुक्स है, उसको हम क्या करें, ट्रांसलेट करें। ये इसकी सोसाइटी थी, पूरे इसमें टीम वर्क था, और उसका काम था इनटू उर्दू, उसी को उर्दू में ट्रांसलेट करना, ताकि आम लोग भी वेस्टर्न सोच को समझे और उस सोच के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। तो जैसे ही मुसलमान के लिए आगे बढ़ने के लिए ना सिर्फ एजुकेशन में चेंजेस होने चाहिए, साइंस और मॉडर्न एजुकेशन, जबकि साइंस के लिए बुनियादी जरूरी यही है लॉजिक। ठीक है, तो ताकि यही यहाँ के लोग भी हर चीज को साइंटिफिकली तौर पर देख सके। ठीक है, तो इसी वजह से वो चाहता था कि यहाँ के लोगों के जो सोच है उसमें भी बदलाव आ जाए, ना सिर्फ एजुकेशन बल्कि उनकी मेंटेलिटी में भी सोच आए, उसमें भी चेंज आ जाए। अच्छा, इसके अलावा यही होता है कि बहुत सारे बुक्स को ट्रांसलेट किया गया है, इसी साइंटिफिक सोसाइटी ने यही किया। और इसमें वो ये भी अपने वो जो वर्क है, इसने खुद भी किताबें लिखी जिसमें वो मुसलमानों और अंग्रेजों के बीच में गैप को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, कि उसको सिर्फ इन्वेडर के लेंस से ना देखा जाए। ठीक है, बल्कि उनसे जो आप फायदा हासिल कर सकते हो ब्रिटिशर से, वो ले लो। जैसे कि उनके पास मॉडर्न एजुकेशन है, तो वो चीज जो अंग्रेज अपने साथ लाए, इससे अपने आप को वेल इक्विप करो, अपने पैरों पे खुद को खड़ा कर दो। तो उसका वाहिद जरिया यही है मॉडर्न एजुकेशन। 1877 में ये कॉलेज बनती है, लेकिन कॉलेज से पहले ये स्कूल बनता है। सही है, अलीगढ़ में स्कूल बनता है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। ठीक है, इसमें मोहम्मदन का मतलब है मोहम्मद नहीं, मोहम्मदन। सही, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल। मोहम्मदन मीन्स फॉर मुस्लिम्स, एंग्लो मीन्स जहाँ पर ब्रिटिश या इंग्लिश जबान पढ़ाई जाती है। ठीक है, प्लस लोकल या रीजनल लैंग्वेजेस के बारे में भी पढ़ाया जाता है, तो जिसमें वेस्टर्न कल्चर प्लस ट्रेडिशनल कल्चर दोनों पढ़ाए जाते हो, मतलब यही है। ओरिएंटल का मतलब है लोकल, इंडियन। ठीक है, यहाँ के। और एंग्लो का मतलब है ब्रिटिशर या अंग्रेज। तो इसमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, लोकल लैंग्वेजेस भी पढ़ाई जाती है, जैसे पर्शियन वगैरह। ठीक है, और ये स्पेशली फॉर द मुस्लिम्स, और मुसलमानों के लिए ये इदारे बनाए गए थे। इनके नॉन मुस्लिम भी एडमिशन ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुसलमानों की सोच या उसके इंटरेस्ट की बात होती थी इस इदारों में। तो 1875 में ये स्कूल बनता है, 1875। और जब 75 में स्कूल बनता है तो बाद में 77 में ये प्रमोट होता है, और 1877 में ये कॉलेज बनता है। ठीक है, तो यही कॉलेज ने बहुत सारे मुसलमान पैदा किए, जो आगे चलकर वो लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान की मूवमेंट में भी हिस्सा लेते हैं। तो सर सैयद अहमद खान ने ना सिर्फ टू नेशन थ्योरी दी, बट उसने वो सोच भी पैदा किया कि जिसके बाद आगे चलकर मुसलमानों ने अपना निजात सिर्फ पाकिस्तान में ही देखा, और उसी के यही स्टूडेंट्स आगे चलकर पाकिस्तान की मूवमेंट में हिस्सा लेते हैं। बाद में यही कॉलेज यूनिवर्सिटी बनता है 1920 में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। अब भी मौजूद है ये हिंदुस्तान में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। सही है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो ये इसका सर्विसेज है। ये तो मैंने चंद स्कूल के नाम बता दिए, और यतीम खाने भी सर सैयद अहमद खान ने बनाए थे। सही है, जिसका मकसद था टू इम्पार्ट फ्री एजुकेशन टू द मुस्लिम्स। सही है, ताकि वो बच्चे जो है वो ना बिगड़े, और वो लोग भी जो है मॉडर्न एजुकेशन की तरफ आए। तो इन सब का एजुकेशन का मकसद यही था कि बेटर गवर्नमेंट जॉब्स। तो इसी जॉब्स के बाद ही मुसलमान के जो है वो स्टेट में उसके पास कॉन्फिडेंस भी होगा, उसके पास जॉब भी होगा, वो भी हिंदुस्तान में खुद को जो है एक मुकाम पे देखेंगे, अगर मॉडर्न एजुकेशन उनके पास हो। एनी क्वेश्चन इसी यहाँ तक, प्लीज बताइएगा मुझे। अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही है तो भी बताइए। ठीक है।
ताकि हम आगे चलें अगर कोई क्वेश्चन ना हो। ठीक है, तो आगे हम फिर बात करते हैं इसके। उसी अलीगढ़ मूवमेंट यही था, जिसमें वही मकसद यही था कि अंग्रेज और मुसलमानों के बीच में नफरत को खत्म करना, इनके बीच में दोनों को क्लोज करना, अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में पैदा करना, मुसलमानों को परसू करना या उसको मनाना कि वो मॉडर्न एजुकेशन हासिल करे प्लस साइंस एजुकेशन हासिल करे। यही मकसद, जो इसका एजुकेशनल जितना पर्पस था, और इसके लिए सर सैयद अहमद खान ने जो भी इदारे उसने बना दिए, इसी को हम कहते हैं अलीगढ़ मूवमेंट। चाहे इसमें रिसाले हो या इदारे हो, जो भी कोशिशें सर सैयद अहमद खान ने अपनी जिंदगी में की, उसका मेन मकसद यही था कि मुसलमान मॉडर्न एजुकेशन हासिल करे। चूंकि ये जो कॉलेज की बुनियाद अलीगढ़ में थी, फिर यूनिवर्सिटी भी वहाँ बनती है, तो इसलिए उस एजुकेशनल मूवमेंट को नाम दिया जाता है अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है। हाँ, तो अभी हम आगे जब बात करते हैं तो आगे हम बात करेंगे इसके पॉलिटिकल सर्विसेज के बारे में, कि सर सैयद अहमद खान के पॉलिटिकल कौन कौन से सर्विसेज थे मुसलमानों के लिए। तो सर सैयद अहमद खान जो टॉप में उसकी पॉलिटिकल सर्विस है, तो वो टू नेशन थ्योरी है। सर सैयद अहमद खान ने टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी। ठीक है, टू नेशन थ्योरी की बुनियाद रखी सर सैयद अहमद खान ने, कि मुस्लिम एंड हिंदूज आर टू डिफरेंट नेशन। सही है, मुसलमानों को अपनी आइडेंटिटी और अपनी पहचान हिंदुओं से अलग रखना है, क्योंकि इसी सूरत में ही मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं। सर सैयद अहमद खान जो है, ये टू नेशन थ्योरी, इसकी बुनियादी अगर हम बैकग्राउंड पे जाते हैं टू नेशन थ्योरी की, तो बनारस में हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी होती है। ये अगर आपके पास इंडिया है, तो इंडिया में स्टेट यूपी के अंदर बनारस है। ठीक है, चलो मैं ये इंडिया है, तो इसमें यूपी, यहाँ पर आपके पास प्रोविंस है यूपी। यूपी में यहाँ है समझो बनारस, यह हुआ प्रोविंस यूपी, उत्तर प्रदेश। सही है, उत्तर प्रदेश इसको कहते हैं। उसी उत्तर प्रदेश में एक सिटी है जिसका नाम है बनारस। तो वही बनारस में ये उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी होती है बनारस में। और बनारस को भी कहा जाता है द होली सिटी ऑफ हिंदुइज्म। सही, हिंदुइज्म की होली सिटी है ये। इसमें क्या होता है कि शुरू में यहाँ जो जबान पूरे इंडिया में थी तो फारसी थी। ठीक है, जब अंग्रेज आ गया तो उन्होंने फारसी के बजाय यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज था इंग्लिश के साथ साथ उर्दू भी रखी। सही है, अब जो उर्दू रखी, तो यूपी में क्या होता है कि वहाँ के हिंदूज जो है वो एहतजाज करते हैं। हिंदूज कहते हैं कि पहले तो उनका बस नहीं चला, क्योंकि पारसी तभी था जब मुगल एम्पायर था, और मुगल एम्पायर में हिंदुओं का बस नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे वो उर्दू आती है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, तो वो लोग हिंदी की भी डिमांड करते हैं कि भाई खासतौर पर बनारस में हिंदी जबान हो। क्या हो, उसके लिए खासतौर पर हिंदुओं के लिए मुश्किलात है उर्दू, एक तो समझना, फिर इसके वर्ड जो थे वो उसके लिए मुश्किल थे, क्योंकि इसमें आपके पास जो जखीरा अल्फाज है वो तुर्क और पर्शियन जबान आपको मिलेंगे, उसके वर्ड्स मिलेंगे, तो वो होता। जबकि हिंदी में आपको संस्कृत से, संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे। संस्कृत हिंदू का होली लैंग्वेज है। जैसे हम अरबिक में हमारे बुक्स है, तो इस तरह उसके भी जो जितने भी किताब है, उसके जो किताबें हैं वो संस्कृत जबान में है। प्लस ये जो हिंदी थी इनकी, तो उनका जो लिखने का स्टाइल था वो देवनागरी स्टाइल में था, देवनागरी स्टाइल में। और हिंदू बच्चों को वैसे बचपन में ही देवनागरी सिखाई जाती थी, उसकी लिखना पढ़ना वो लोग समझते थे, क्योंकि ये उनके सारे बुक्स भी इसी स्टाइल में लिखे गए।
अगर आपने देखे हो कुछ चाइनीज स्टाइल के जो हिंदी फिल्मों में अक्सर लिखे जाते हैं कुछ इस तरीके से, तो वो है देवनागरी स्टाइल। जबकि उर्दू स्टाइल में क्या था, ये पर्शियन स्टाइल में था। आपको यहाँ पर अलिफ बे पे, ये जो है ये पर्शियन से आया है। तो ये स्टाइल में हम लोग लिखते हैं, जबकि देवनागरी स्टाइल कुछ इस तरह चाइनीज स्टाइल जैसा है। इस वजह से उनके बच्चों को ये बहुत मुश्किल थी। प्लस यहाँ पर जो बनारस मैंने सिटी का कहा, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली 40% हिंदू मुस्लिम्स थे, सॉरी, यहाँ पर 40% मुस्लिम्स है, ठीक है। और बाकी जो है 85 लगभग जो है वो हिंदूज है। तो इसलिए यहाँ के लोगों ने ये डिमांड किया कि यहाँ पर उर्दू के बजाय हिंदी हो, क्योंकि हम मेजोरिटी में हैं। और उर्दू उर्दू जो है ये मुसलमानों की लैंग्वेज है, सिर्फ मुसलमानों को ही बचपन में जब उसको कुरान सिखाया जाता है तो उसका स्टाइल भी यही है, अलिफ बे इसी स्टाइल में उसको सिखाया जाता है। तो इसलिए उन्होंने डिमांड की हिंदी को, कि पर्शिया के जगह अपने जो उर्दू रखी, उर्दू के साथ साथ हिंदी भी होनी चाहिए, ठीक है, हिंदी होनी चाहिए। अब इस हिंदी के जब उन्होंने स्ट्रगल किया, तो यहाँ पर मुसलमान जो थे उनके साथ उनकी क्लैश आती है, मुस्लिम प्लस हिंदू। और कुछ अंग्रेजों का भी इसी हाथ था इसी चीज में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई अंग्रेजों की फायदे में थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के लिए यहाँ पर डिवाइड करना ही उसके लिए बेहतर था, कि यहाँ के लोगों को आपस में डिवाइड कर दो, तो तभी आप यहाँ उनके ऊपर रूल कर सकते हो। तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम थे। आगे मसला उसी के एजेंटों ने ही बढ़ा दिया, कुछ मुस्लिम एजेंट्स होते, कुछ हिंदू एजेंट्स होते। तो उन्होंने इस छोटे मसले को इतना, मतलब ज्यादातर पर इसमें वायलेंस तक ले गई ये बात। अब जब इसमें वायलेंस भी होते हैं, तो फिर सर सैयद अहमद खान जो है वो एक बात करता है। वो कहता है, नाउ आई एम रियलाइज दैट द मुस्लिम्स एंड हिंदूज कैन नॉट लिव टुगेदर। इसी की यही स्टेटमेंट जो है ये टू नेशन थ्योरी की बुनियाद बनती। नाउ आई एम रियलाइज दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम कैन नॉट कैन नॉट कुड नॉट बी वन नेशन। तो इस तरह बात जब वो करता है, ठीक है, नाउ आई एम कन्विंस्ड दैट द Hindus and Muslim could never become one nation। तो ये आप अलग से अगर करते हो तो सही है। यही स्टेटमेंट जो है ये टू नेशन थ्योरी की बुनियाद बनता है, ये सर सैयद अहमद खान कहता है। और ये किसको उसने बताया था, उस टाइम जो था यूपी का गवर्नर था शेक्सपियर। तो कभी एमसीक्यूज में आ सकता है कि ड्यूरिंग हिंदू हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हु वाज द गवर्नर ऑफ यूपी। ये फाटा के पीएमएस में एक दफा ये एमसीक्यूज आया था उनके स्क्रीनिंग टेस्ट में, ठीक है। शेक्सपियर था, ये वो नहीं था जो ड्रामे लिखता था, ये दूसरा शेक्सपियर है। तो शेक्सपियर वॉज द गवर्नर ऑफ यूपी व्हेन उर्दू एंड हिंदी कंट्रोवर्सी अकर्ड, सही है। तो उसने सर सैयद अहमद खान ने शेक्सपियर को कहा कि नाउ आई एम कन्विंस दैट द हिंदूज एंड मुस्लिम कुड नेवर बिकम वन नेशन डॉट डॉट डॉट, आगे भी बहुत बातें करता है। तो यही स्टेटमेंट जो है ये टू नेशन थ्योरी की बुनियाद बनाता है। तो इसलिए सबसे बड़ी सर्विस जो पॉलिटिकल सर्विस थे सर सैयद अहमद खान की, तो वो टू नेशन थ्योरी। हालांकि वो कह रहे पॉलिटिक्स से दूर रहो, ठीक है, लेकिन फिर भी उसने किरदार अदा किया। अब यही टू नेशन थ्योरी, जैसे परसों मैंने कहा था कि टू नेशन थ्योरी ना होती तो पाकिस्तान ना बनता। तो इसलिए ये सबसे बड़ी खिदमत जो सर सैयद अहमद खान की है वो टू नेशन थ्योरी है, जो कि बुनियाद बनता है पाकिस्तान का। He was the first person who realized that the Muslims and Hindus are two different nation। सही है। फिर इसी के बेस पे आप लोग फिर राइट की बात करते हैं कि जैसे कि हम लोग अलग नेशन है, तो नाउ वी नीड आवर राइट्स फ्रॉम द ब्रिटिशर। फिर आपके अलग कोटा बनता है जो उसमें स्पेशल आपको कोटा मिल सकता है।
अगर आप कहते हो कि नो, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर सेम पीपल, दे शेयर सेम country and their language and their culture and their music and their food, everything are common, so they belong to one nation and that is India. उसमें उस सूरत में क्या होता है, मुसलमानों को नुकसान होता है। उस सूरत में हिंदू मेजोरिटी में है, उनको एक्सेस होगी मॉडर्न एजुकेशन की, उनको एक्सेस होगी, ज्यादा सीटें वो ले सकते हैं असम्बली में, उनको जॉब वगैरह के हवाले से ज्यादा। लेकिन जब आप कहते हो द डे यू रियलाइज दैट मुस्लिम्स आर डिफरेंट, देन यू आर यू कैन गेट योर राइट्स। अगर आप कहते हो वन नेशन, फिर राइट्स की बात नहीं हो सकती, ठीक है। उसी की वजह से ही पाकिस्तान बनता है, क्योंकि पाकिस्तान के पीछे टू नेशन थ्योरी थी, जिसपे कायद आजम ने अपने बेहतरीन लीडरशिप में इस टू नेशन थ्योरी के जरिए प्रूव कर लिया कि मुस्लिम्स कैन नॉट लिव विद हिंदूज इन अ वन नेशन, देयर विल बी ऑलवेज प्रॉब्लम बिटवीन दिस टू कम्युनिटीज एंड दे कुड नॉट लिव इन पीस विद ईच अदर, ठीक है। सो दे विल कैरी फाइट, देयर विल बी सिविल वॉर, and in civil war no community will win, okay। सिविल वॉर में दोनों ही हार जाएंगे, देयर विल बी नो पीस इन इंडिया फॉर लॉन्ग, हमेशा लड़ाई झगड़े होंगे दोनों कम्युनिटी के बीच में। अब जब पीस नहीं होगा, सो इट मींस इंडिया हमेशा के लिए प्रोग्रेस नहीं करेगा, सही है। तो इसलिए ये जो कायद आजम था उसकी भी यही सोच थी, जबकि अल्लामा इकबाल ने भी डराया था, खुतबा इलाहाबाद में भी यही उसने कहा कि अगर आपने दोनों को जबरदस्ती साथ रखा तो देन बी प्रिपेयर फॉर अ सिविल वॉर, सही है। सो इसलिए उसने अपने आर्गुमेंट्स में कहा कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का बनना ना सिर्फ मुसलमानों के इंटरेस्ट में, अल्लामा इकबाल भी आगे कह रहा है, बल्कि ये इंडिया की भी इंटरेस्ट में है पाकिस्तान का बनना, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं कि मुस्लिम अलग मुल्क हो तो ये मुसलमानों के भी फायदे में होगा, इंडियंस के भी फायदे में होगा। जबकि कांग्रेस का यही ख्याल था कि पाकिस्तान विल बी इन बेनिफिट ऑफ नो कम्युनिटी, ठीक है। जबकि मुसलमानों का यही ख्याल था, कायद आजम मुस्लिम लीग का, के पाकिस्तान सबके लिए बेहतर। तो इसलिए हम कह सकते हैं सर सैयद अहमद खान की पॉलिटिकल सर्विसेज भी थे मुसलमानों को। दूसरी बात यह है कि सर सैयद अहमद खान ने यहाँ के मुसलमानों को भी मना किया था कि कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना, और उसने उस टाइम रियलाइज कर लिया कि अब कांग्रेस एक नई पार्टी बनती है, और उस टाइम मुस्लिम हिंदूज के बीच में इतनी डिवीजन नहीं थी, क्योंकि वक्त के साथ फिर मुस्लिम हिंदू के बीच में नफरतें बढ़ती है, और जितने नफरत वक्त गुजरता है उतनी ही नफरत मजीद बढ़ता है, और जाकर 1947 में जो है दो अलग मुल्क बनते हैं, और एक कम्युनिटी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। जबकि अब इस टाइम में मुसलमान भी नहीं थे, हिंदूज के बीच में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। तभी से ही सर सैयद अहमद खान ने रियलाइज किया वक्त से पहले कि कांग्रेस को आपने ज्वाइन नहीं करना, ठीक है। He advised to Muslim that Congress party will only speak for the majority, and majority कौन होगी, वो हिंदू होगी, सही है। सो इट मीन्स कांग्रेस विल बी प्रो हिंदू पार्टी, सही है। अगर आप इसकी सपोर्ट करते हो अकॉर्डिंग टू सर सैयद अहमद खान, आप कंधा देते हो कांग्रेस पार्टी को और उसको सपोर्ट करते हो, तो इट मीन्स तो आप अपने लिए नुकसान करते हो। कांग्रेस पार्टी स्ट्रोंग होगी तो मुसलमानों के लिए घाटा होगा, नुकसान का सौदा होगा। ये सर सैयद अहमद खान ने रियलाइज किया। अब उस टाइम मैंने कहा इतनी सोच तो थी नहीं, शुरू में मुसलमान भी इसमें थे, ठीक है, हिंदूज भी थे, और नफरत इतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। तभी सर सैयद अहमद खान ने कहा कि कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना, stay away from Congress. Congress will always speak for the rights of Hindus. They will use the Muslims just as a tissue paper for their own goals. उनकी बातें तो बड़ी अच्छी होती है कि हम सबके लिए काम करेंगे, हिंदुस्तान के लिए हम काम करेंगे, यहाँ पर कोई जात और पात की बात नहीं होगी, या कोई मुसलमान हिंदू की बात नहीं होगी। लेकिन सर सैयद अहमद खान ने कहा
ये सिर्फ आप लोगों को जो है वो धोखा कर रहे हैं। असल में ये होगी एक ट्रू हिंदू पार्टी। एंड द वर्क टाइम प्रूव दैट यस सर सैयद अहमद खान वाज राइट व्हेन Bengal was partitioned into East and West Bengal, which was in the best interest of Muslim. Then the Congress parties launched Swadeshi movement. सही है, स्वदेशी मूवमेंट भी उन्होंने लॉन्च किया। अगेन उन्होंने आगे नेहरू रिपोर्ट में भी जो लिखा था तो वो भी मुसलमानों के खिलाफ था। नेहरू रिपोर्ट वाज टोटली अगेंस्ट द एस्पिरेशन ऑफ मुस्लिम्स। इस तरीके से आगे चलकर जितने इलेक्शन 1947 इलेक्शन उसमें मुस्लिम लीग उसको रिक्वेस्ट करती है कि हमें गवर्नमेंट में शामिल करते, लेकिन फिर अगेन वो खिलाफ जाते हैं। तो आगे चलकर किसी मौके पे भी कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ बड़ी कंप्रोमाइज नहीं किया, और उसको अगर वो एक बड़ी कंप्रोमाइज करते तो ये मुसलमानों के लिए भी बेहतर होता, हिंदुस्तान के लिए भी बेहतर होता, लेकिन उन्होंने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान वॉज अ विजनरी लीडर। वक्त से पहले बता दिया। एक मुबस्सिर शख्स की यही सोच होती है कि वो वक्त से पहले चीजों को देखता है, परखता है और लोगों को आगाह करता है। जब मेजोरिटी लोगों को कुछ चीज का पता ही ना हो, ऐसा विजनरी लीडर जो है वो आपको वक्त से पहले वार्निंग देता है कि ये नहीं करना, ये करना। ठीक है, तो यही है कि कांग्रेस आपने ज्वाइन नहीं करना, टू नेशन थ्योरी की भी बुनियाद रखी। ठीक है, यही कहा कि मतलब आप पॉलिटिक्स तभी आप अच्छा कर सकते हो जब आप मॉडर्न एजुकेशन ले सको। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, ये भी इसका एक काम है। सही है। फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी आप कह सकते हो कि वो भी एक पॉलिटिकल, हालांकि एजुकेशनल सर्विसेज है, लेकिन अलीगढ़ से जो लोग निकले, जो सोच उसको दी गई, वही लोग जो आगे चलकर अलीगढ़ के लोग वो तो भी पॉलिटिक्स करते हैं। सही है, इनडायरेक्टली फिर वही पाकिस्तान मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। वही ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये पार्टी कब बनती है, कौन बनाता है? ये पार्टी वही लोग बनाता है जो सर सैयद अहमद खान के फॉलोअर्स होते हैं। हालांकि सर सैयद अहमद खान डायरेक्टली तो पार्टी उसने नहीं बनाई, लेकिन उस पार्टी के लिए बुनियाद बीज बोने वाला सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान के जितने भी फॉलोअर्स थे या उनके स्टूडेंट्स थे या उनके जो स्कूल से फारिग तहसील तलबा थे, उसके दोस्त थे, उन्होंने ही मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, और वो सर सैयद अहमद खान के सोच से मुवाफिकियत रखते थे। सही है। तो इस वजह से ये भी अगर हम कह सके कि इनडायरेक्टली सर सैयद अहमद खान का मुस्लिम लीग में भी उसकी हाथ था, क्योंकि उनका सोच जो बनाने वाला है, उनका जो सोच था वो सर सैयद अहमद खान का सोच था। उसने इस बात ये बात भी कि मुसलमानों के लिए अलग सीटें चाहिए, उनके लिए जॉब्स में भी और असेंबलियों में भी अलग सीटें चाहिए, बिकॉज मुस्लिम्स आर डिफरेंट फ्रॉम मुस्लिम, मुस्लिम इज डिफरेंट नेशन। सो इसलिए जब वो अलग कौम है तो उसके लिए रिजर्व अलग सीटें भी मिलनी चाहिए। काजीज ऑफ रिवोल्ट भी लिखी सर सैयद अहमद खान ने। अब ये भी उसका एक सियासी सर्विस है। काजीज ऑफ रिवोल्ट लिखा तो जब अंग्रेज मुसलमानों के खिलाफ हो गए 1857 की जंग आजादी के बाद, तो उन्होंने मुसलमानों को सप्रेस करना शुरू कर लिया। स्पेशली Muslims were the main target of Britishers. They started to suppress Muslims because the Britishers thought that we have snatched government from the Muslim. So that's why the main cause of 1857 revolt is the Muslims community. सही है, वो मुसलमान कम्युनिटी है जिन्होंने ये स्टार्ट किया होगा, क्योंकि हमने उनसे ही हुकूमत छीना है, तो इसलिए मुस्लिम ज्यादा टारगेट में आ गए। आल्दो यहाँ पे तो हिंदू भी थे, हम देखते हैं कि मुस्लिम से ज्यादा तो हिंदू थे। सही है, लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम ज्यादा टारगेट हुए। सर सैयद अहमद खान ने यही कहा, द काजेज ऑफ रिवोल्ट
ये इसका रिसाला था या पैम्पलेट या छोटा सा जो साइज का आता है बुक। उसमें इसने लिखा कि ब्रिटिशर्स, आप लोग तो कसूरवार ठहराते हो मुसलमानों को, कि मुसलमानों ने स्टार्ट किया या इन्होंने हिंदुओं ने स्टार्ट किया। लेकिन बात यह है कि सिर्फ मुसलमानों ने स्टार्ट नहीं किया, हिंदुओं ने भी स्टार्ट किया। लेकिन इनकी सिर्फ वजह मुस्लिम हिंदू नहीं हो सकते। ब्रिटिशर themselves are responsible for the revolt of 1857 due to the unwanted policies of Sir Said, the Britishers. The local people fed up from the policies of Britishers, and then they started a revolt against the Britishers in order to overthrow their rule. That's why Sir Syed Ahmad Khan tried to convince the Britishers that you were also responsible for this revolt. Again, he also wrote about the loyal Mohammedans of India. ये भी बुक है जिसमें वो कह रहा है कि बहुत सारे मुसलमानों का इसमें हवाला उसने दिया है कि many Muslims were there in India who supported the rule of Britisher. सही है, उन्होंने ब्रिटिशर के रूल को भी सपोर्ट किया। Not only they supported the rule of Britisher, but they also tried to safeguard the lives of thousands of Britishers. बहुत सारे अंग्रेज सिपाहियों को, सोल्जर्स को, उनके फैमिलीज को भी कई ऐसे मुसलमान थे, स्पेशली जो सरकारी नौकर थे। सर सैयद अहमद खान ने खुद भी बहुत सारे अंग्रेजों की जान बचाई है इसी 1857 की जंगी आज़ादी में। तो इसने मुख्तलिफ किताब में हर एक बंदे का हवाला लिया कि इसने इतने बंदे याद छुड़ा दिए, बचा दिए वगैरह। इस बुक का मकसद यही था कि ये जो रेत ऑफ ब्रिटिशर है, जो ब्रिटिशर का बहुत गुस्सा है मुसलमानों के खिलाफ, उसको ठंडा किया जाए। उसके लिए इसने यही द लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया लिखी। अगेन इट इज अ पॉलिटिकल सर्विसेज। तो मुसलमानों को उसने क्या अंग्रेजों के गजब से बचा दिया। उनके जो अंग्रेजों के दिल में मुसलमानों के लिए नफरत थी, उसको काफी हद तक सर सैयद अहमद खान ने खत्म कर लिया। ये होती है सियासत, सही है। अगर आप चढ़ दौड़ो, मार दो वगैरह, इससे तो हर टाइम काम नहीं निकलता है। आपने मुसलमान तो एक जिरक होना चाहिए, वो एक इंटेलिजेंट होना चाहिए, वक्त के मुताबिक सोचना चाहिए। इस दौरान सर सैयद अहमद खान के अकॉर्डिंग मुसलमान के लिए बेहतर यही था कि फाइट ना करे, बल्कि अंग्रेजों के दोस्त बने, उनसे फायदा हासिल करे, यही उनके फायदे में होगा। अगर वो उनके खिलाफ जहाद लड़ने की कोशिश करेंगे तो जहाद तो नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सर सैयद अहमद खान मुस्लिम्स वर टू वीक to sustain the pressure of Britisher. They cannot fight with the Britisher. Britisher is a mighty empire. They hold 25% of the world land. तो 25% दुनिया उन्होंने ऑक्युपाई किया है। They have the best navy that time. उनके पास अच्छी नेवी हुआ करती थी। सो किस तरीके से ये जाकर एक बड़े एम्पायर को फाइट कर सकते हैं। तो इसलिए सर सैयद अहमद खान ने कहा कि फाइट ना करें, बल्कि फायदा हासिल करे, वो आपके फायदेमंद होगा। यही उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ऑलरेडी मैंने आपको बताई थी, देवनागरी स्टाइल में था 1857 में ये हुआ, फिर हुआ पर। तो इसकी स्टोरी मैंने ऑलमोस्ट आपको क्लियर कर दी। ये उसका वही स्टेटमेंट है, नाउ आई एम कन्विंस्ड दैट द मुस्लिम एंड हिंदू कुड नेवर बिकम वन नेशन। सही है, हाँ। तो इसमें तकरीबन सेम वही चीजें हैं। आगे चलकर रिलीजियस सर्विसेज जो है, तो हमारे पास टाइम कम है, लेकिन चलो हम करते हैं। सर सैयद अहमद खान की सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलीजियस सर्विसेज था, उसने खुतबात अहमदिया लिखी। ये किस लिए लिखी? एक अंग्रेज था ब्रिटिश, ये विलियम मुइर, उसने लिखा था बुक द लाइफ ऑफ मोहम्मद, जिसमें उसने हजरत मोहम्मद